बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 28 अप्रैल 2025 को होने वाले हमले में जो कि हौथियों की तरफ से बहरा अहमर में किया गया था और निशाना बनाया था अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS हैरी एस ट्रूमैन को, जिसके नतीजे में ये जहाज भगदड़ में जब इसने अपना कोर्स तब्दील किया उन मिसाइलों उन ड्रोन से बचने के लिए जो कि यमन से इस अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS हैरी एस ट्रूमैन पे दागे गए थे। और उसके बाद अमरीकी सेंट्रल कमांड और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से ये मौक़िफ़ तैयार किया गया था कि इस जहाज़ को तेज़ी से घुमाने के चक्कर में उसके डेक पर या उसके सरफेस पे मौजूद एक अमरीकी F-18 हॉर्नेट तैयारा जो है वो पानी में गिर चुका था। उसके साथ साथ एक ट्रैक्टर जो कि इन तैयारों को उस अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ के डेक पे खींचता है वो भी गिर चुका था। और अब इसके बाद यमनी हौशियों के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया कासिम शरी ने एक वाज़ेह स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि वाक़या असल में हुआ क्या है। 29 अप्रैल के न्यूज़ ब्लॉग में हमने आपको ये बताया था कि इस जहाज़ के साथ क्या हुआ, यानी अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ USS हैरी एस ट्रूमैन पे जो F-18 तैयारे पाए जाते हैं मौजूद रहते हैं उनके साथ क्या हुआ था। और अब बाज़ाब्ता तौर पे यमनी फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से ये बयान सामने आ चुका है कि ये जो कार्रवाई की गई है यानी दूसरा F-18 हॉर्नेट तैयारा है जो कि अब तक इस जंग के अंदर यमनी हौशियों की तरफ से तबाह किया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी अब सामने आ चुकी है और यमनी अंसारुल्लाह ने अब इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ हुई हैं इसका अहवाल यमन की फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया शरी के वाज़ेह स्टेटमेंट में सामने आ चुका है। क्या स्टेटमेंट है उसकी तरफ चलते हैं। द यमनी आर्म फोर्सेस अनमैन्ड एयरफोर्स कैरिड आउट अ मिलिट्री ऑपरेशन targeting the US aircraft carrier Vinson and a number of its warship in the Arabian Sea using a number of drones. This operation comes 24 hours after the BLAST operation that forced the American aircraft carrier Truman to depart to the far north of the Red Sea toward the Suez Canal, and its results were as follow: shooting down an F-18 plane, thwarting an air attack that the enemy had begun to carry out on our country, chasing the aircraft carrier with missiles and drones to the far north of the Red Sea. अब इस वक्त जो ताज़ा तरीन कार्रवाई हुई है, इस वक्त जो बहरा अरब में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS कार्ल विंसन और उसका स्ट्राइक ग्रुप मौजूद है उसके ऊपर यमन की जो ड्रोन फोर्स है यानी अनमैन्ड एयरफोर्स है उसकी तरफ से लातादाद ड्रोन्स दागे गए, यानी फिर ये ड्रोन्स यमन से बहरे अरब की तरफ आए हैं और अरेबियन सी के अंदर USS कार्ल विंसन और उसके स्ट्राइक ग्रुप यानी जिसके अंदर एक इसका क्रूजर शिप है और एक इसका डिस्ट्रॉयर शिप है उनको टारगेट किया है और उनको पीछे हटने पे मजबूर किया गया है। और यमनी फौज के तर्जुमान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई उस हमले के या उस ब्लेस कार्रवाई के 24 घंटे बाद सामने आई है, यानी फिर 29 अप्रैल के बाद की ये कार्रवाई है या 30 अप्रैल की कार्रवाई है जो कि की गई है जिसके अंदर अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS हैरी एस ट्रूमैन पे लातादाद मिसाइल्स और ड्रोन से यमनियों ने हमला किया था और उसको अपने हिफाजत के लिए एक ऐसा मैन्यूवर करना पड़ा, इवेसिव मैन्यूवर जिसके नतीजे में उस जहाज़ ने बहुत शार्प टर्न लिया, उसके स्ट्राइक ग्रुप ने बहुत शार्प टर्न लिया जिसकी वजह से वो जहाज़ मुतज़लज़ल हुआ और उसके ऊपर जो अमरीकियों के मुताबिक ये था कि वो F-18 तैयारा जो कि उसकी सतह पे उसकी डेक पे मौजूद था वो समंदर में बहरा अहमर में गिर गया। उसके साथ साथ एक ट्रैक्टर जो कि इन जहाज़ों को डेक पे मूव करते हैं खींचते हैं वो भी इसके साथ समंदर में यानी बहरा अहमर की गहराइयों में गर्क हो गया। लेकिन अब यमनी हौसियों ने यह वाज़ेह कर दिया है कि ये जो हमले किए गए एक तरफ तो इस जहाज़ को निशाना बनाया गया और फिर ये जहाज़ जब टर्न लेकर या वहाँ से उसने राह फरार अख्तियार की तो बहरा अहमर से राह फरार अख्तियार करने के बाद जो शुमाली बहरा अहमर का इलाका है या जद्दा के नज़दीक तक पहुँच चुका था और उसके बाद भी जो कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई वो यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया शरी की तरफ से बताई गई हैं। इसमें सबसे पहली जो बात है वही तो ये है कि इस वक्त यमनी मुकम्मल तौर पे ये दावा कर रहे हैं कि यमनियों ने ही F-18 तैयारी को तबाह किया है। अगर बात की जाए तो 22 दिसंबर 2024 को ही एक इसी तरह का वाक़या हुआ जब बहरा अहमर में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ USS हैरी एस ट्रूमैन के ऊपर मौजूद एक F-18 तैयारा जो है वो वहाँ से फ्लाई करता है और उसके बाद जो है उसका हदफ होता है कि यमन के ऊपर जारहियत का एक सिलसिला बांधे, एयर स्ट्राइक करे, लेकिन वो यमनी मिसाइलों की जद में आकर तबाह हो जाता है जिसको अमेरिका के मीडिया की तरफ से पर्दापोशी इस तरह से की जाती है और ये बयानिया बना के पेश किया जाता है कि ये तैयारा एक फ्रेंडली फायर के नतीजे में तबाह किया गया है। लेकिन उस वक्त भी यमनियों का मौक़िफ़ ये था कि ये तैयारा यमनी क्रूज़ मिसाइलों की जद में आके तबाह हुआ है। और अब ये जो कार्रवाई हुई है 29 अप्रैल को उसके अंदर भी यही
बताया जा रहा है कि ये तैयारा भी यमनियों ने ही मार गिराया है। दूसरा जो काम हुआ है यमनियों की तरफ से वो ये हुआ है कि इस तैयारा बरदार जहाज यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पे जब हमले किए गए तो उसके नतीजे में उस तैयारा बरदार जहाज से जो तैयारे फिजा में उड़ने के लिए तैयार थे, जिनका मकसद ये था कि यमन के इलाकों पे जारहियत का एक सिलसिला बांधे, बमबारी की जाए, उन इलाकों को टारगेट किया जाए जो कि यमनी हौसियों के डोमिनेटेड इलाके हैं, उससे अपने लोगों को बचाया। और फिर जो तीसरा काम हुआ वो ये हुआ कि वो तैयारा बरदार जहाज जब इन यमनी मिसाइलों से और यमनी ड्रोन से बचने के बाद पीछे की तरफ भागा है तो उसके ऊपर भी दोबारा से मिसाइल, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, इसके साथ साथ ड्रोन दागे गए। और अब कैफियत ये है कि वो जहाज इस वक्त सुएज कैनाल के नज़दीक पहुंच चुका है। तो ये कार्रवाइयाँ पिछले 24 घंटों के अंदर यमनी हौसियों की तरफ से अमल में लाई गई हैं, जिसमें अमरीकी तैयारा बरदार जहाज यूएसएस कार्ल विंसन जो कि इस वक्त बहरा अरब में मौजूद है, उस पर ड्रोन से हमले किए गए। इसके साथ साथ अमरीकी तैयारा बरदार जहाज यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन जो कि इस वक्त बहरा अहमर में मौजूद है, उसको वहाँ से राह फरार इख्तियार करने और पीछे धकेलने और पीछे भगाने में भी यमनी कामयाब हो चुके हैं। और उसके साथ साथ F-18 तैयारे को मार गिराने का सेहरा भी इस वक्त अपने नाम लिखते जा रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप फेसबुक पे हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक और फॉलो कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सकें। अब इसके साथ साथ बताएं, एक तरफ तो बहरा अहमर और बहरा अरब में कार्रवाइयाँ अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ों के खिलाफ की जाती रहीं, जबकि दूसरी तरफ अपने मजलूम फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के तौर पे यमनियों ने एक बार फिर इसराइली इलाकों के ऊपर ड्रोन हमले किए हैं। और इसका अहवाल भी यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की तरफ से किया जा रहा है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सपोर्टिंग द ऑप्रेस्ड पैलेस्टीनियन पीपल एंड देयर डियर फाइटर्स, the Yemeni Armed Forces Unmanned Air Force carried out a dual military operation targeting vital military targets of Israeli enemy in the occupied Jaffa area with 3 Jaffa drones and a vital target in the occupied Ashkelon with a Jaffa drone। 4 मजमूई तौर पे ड्रोन यमन से दागे गए हैं जिन्होंने निशाना बनाया है एक तरफ तो याफा या तिल अबीब के 3 मिलिट्री साइट्स को, यानी 3 ड्रोन ऐसे थे जो कि याफा तक या तिल अबीब तक पहुंचने में कामयाब हुए। वहां पर इसराइली मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया है पिछले 24 घंटे में, जबकि एक ऐसा ड्रोन है जो कि याफा नामी ड्रोन है और वो एशकेलोन की बंदरगाह तक पहुंचने में और वहां पर जो इसराइली मिलिट्री टारगेट्स हैं उन तक पहुंचने में कामयाब हुआ है। आपको ये भी पता चले कि पिछले दिन जो यरूशलेम में आग लगी थी उसने इस वक्त एक खतरनाक कैफियत इख्तियार कर ली है और इसराइल ने जो आग इस वक्त गजा में लगाई थी वो अब यरूशलेम तक पहुंच गई है। ये एक ऐसी वाइल्ड फायर है जो कि काबू से बाहर हो चुकी है और इस वक्त इसराइल की मुकम्मल मशीनरी इसको बुझाने में तगोदों में लगी हुई है, लेकिन ये आग काबू नहीं पा रही। दूसरी तरफ जो मिलिट्री है इसराइल की वो भी इस आग को बुझाने के अंदर कोशिशों में लगी हुई है। तो फिर ये 4 ड्रोन जो कि यमन से दागे जाते हैं इसराइल पहुंचते हैं, इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करते हैं और 3 ड्रोन ऐसे हैं जो कि तिल अबीब तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, जबकि एक ड्रोन ऐसा है जो कि एशकेलोन पहुंचने में कामयाब होता है। तो ये वो कार्रवाइयां हैं जो कि इस वक्त यमन मजलूम फलस्तीनी अवाम और इसके साथ साथ जो मुजाहिदीन इस वक्त गजा में लड़ रहे हैं उनसे इजहार यकजहती के तौर पे इसराइल के खिलाफ कर रहा है और पिछले 24 घंटों में ये कार्रवाइयां यमन से की गई हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक तजवीज़ जो कि मिस्र के प्रेसिडेंट सीसी को पेश की गई थी, मुकम्मल तौर पे एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया गया है सीसी से। क्या मामला है इसकी तरफ चलते हैं। इजिप्शियन प्रेसिडेंट शॉक्स ट्रंप, no free passage for American ships and the solution to this problem of the attacks on Sana'a, Yemen begins with stopping the war in Gaza। इस वक्त मिस्र के सदर मोहम्मद सीसी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुकम्मल तौर पे हैरान कर दिया है, शॉक कर दिया है। एक ऐसी रिक्वेस्ट की गई थी, एक ऐसा हुक्मनामा जारी किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिसमें यह कहा गया था कि सुएज कैनाल जो कि इस वक्त मिस्र के जेर असर है वहां से जितने भी कंटेनर शिप्स, कार्गो शिप्स गुजरते हैं, इसके साथ साथ जो अमरीकी मिलिट्री शिप्स गुजरते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये हुक्मनामा जारी हुआ था सीसी को कि वो इन तमाम जहाज़ों को फ्री में गुजरने के लिए यानी बगैर उजरत के इस सुएज कैनाल को इस्तेमाल करने दे, जिसको मुकम्मल तौर पे सीसी ने मना कर दिया है। और इसका मौक़िफ़ ये था कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मौक़िफ़ था इस हवाले से वो ये था कि इसके बदले में वो मिस्र को मिलिट्री सपोर्ट फराहम करेंगे और फिर अमेरिका सुएज कैनाल को फ्री में इस्तेमाल करने या बगैर उजरत के इस्तेमाल करने के बदले में
मिस्र को जो है वो मिलिट्री सपोर्ट फराहम करेगा और हौसियों के हमलों से भी बचाएगा। जबकि इस वक्त सीसी ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि इस वक्त गज़ा की जो जंग है उसमें अमेरिका अपना किरदार अदा करे, सीज़ फायर का मुआहदा हो जाए तो फिर हौसी अपनी जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो वैसे ही बंद हो जाएंगी और सुएज़ कैनाल पे इस वक्त जो पहरे की सी कैफियत है या इस वक्त जो इंटरनेशनल ट्रेड ट्रैफिक इस रास्ते से गुजरता था उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है, वो उसी तरह से बहाल हो जाएगा। तो ये एक प्रपोजल सीसी की तरफ से ये रखा गया है डोनाल्ड ट्रंप के सामने कि गज़ा की जंग के खात्मे के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाए। कैसे ही ये गज़ा की जंग एक खात्मे की तरफ जाएगी, सीज़ फायर का मुआहदा होगा तो यमनी हौसी अपनी ये कार्रवाइयाँ ख़त्म कर देंगे और उसके बाद फिर यहाँ से जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट है वो उसी तरह बहाल हो जाएगा जिस तरह से पहले चल रहा था। आपके इल्म में होगा कि जब ये गज़ा के अंदर एक टेम्परेरी सीज़ फायर जो कि तकरीबन 30-40 दिन के ऊपर रहा और फिर जिसकी खिलाफ वर्जी इसराइल की तरफ से की गई थी, उससे पहले जब ये सीज़ फायर का मुआहदा अमल में लाया गया था तो हौसियों ने भी अपनी कार्रवाइयाँ जो है वो रोक दी थी। और फिर जब इसराइल ने इस सीज़ फायर के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, रमज़ानुल मुबारक के महीनों में एक बार फिर जो बिला इश्तियाल बमबारी का सिलसिला गज़ा पे शुरू किया तो फिर हौसी एक दफ़ा फिर मैदान अमल में आ गए और उन्होंने इसी तरह की कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू कर दी। तो अब सीसी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को ये तजवीज़ दी गई है कि इस वक्त गज़ा की जो जंग है वो मुकम्मल जंग बंदी, एक ट्रूस, एक सीज़ फायर की तरफ ले जाई जाए और अगर गज़ा के अंदर सीज़ फायर होता है, मामलात या मामूलात ज़िंदगी दोबारा वापस आते हैं, जो इस वक्त इमदाद रोकी हुई है, इस वक्त जो फेमिन की कैफियत है गज़ा में वो ख़त्म होती है, वो तमाम चीज़ें जो हैं जो इस वक्त मिस्र के बॉर्डर पर रुकी हुई हैं उनकी गज़ा के लोगों तक रसाई का सिलसिला शुरू होता है, एक सीज़ फायर का मुआहदा होता है, तो फिर हौसी इन तमाम कार्रवाइयों को रोक देंगे, चाहे फिर वो बहरा अहमर में हो या इसके साथ साथ इसराइल के खिलाफ हो। और फिर नौबत ही नहीं आएगी कि अमेरिका जो है वो मिस्र को किसी तरह की मिलिट्री सपोर्ट हौसियों के हवाले से फराहम करे। तो ये वाज़ेह पैगाम इस वक्त दे दिया है, एक एब्सोल्युटली नॉट का जो है वो सीसी की तरफ से इक़दाम उठाया गया है, बहुत बोल्ड मूव खेला गया है जिससे इस वक्त अमेरिका काफ़ी ज़्यादा तिलमिला उठा है। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो तनाज़ात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कैफियत इख्तियार करते जा रहे हैं। जंगी जुनूनियत का इजहार हिंदुस्तान की तरफ से रोज़ाना की बुनियादों पे देखा जा रहा है और कल भी हमने आपको ये बताया था कि इस वक्त नरेंद्र मोदी ने अपनी फ़ौज को मुकम्मल तौर पे ग्रीन सिग्नल दे दिया है और तमाम इख्तियारात भी दे दिए हैं कि जिस वक्त जितने भी फील्ड कमांडर्स हैं वो जिस तरह चाहें, जैसा चाहें, जिस मोड ऑफ अटैक के अंदर चाहें अपने टारगेट चूज़ करें और हमला करें। यानी फिर इस वक्त वो काम जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप को करना चाहिए, जो चीज़ें डिवाइस करनी चाहिए, यानी कि इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके, इसको कन्फाइन किया जा सके, मुकम्मल इख्तियार इस वक्त इंडियन आर्मी के हाथ में है। बावजूद इसके कि इस वक्त इंडियन आर्मी काफ़ी दफ़ा ये बातें भी कर चुकी है कि हम इस वक्त पाकिस्तान से किसी भी तरह से जंग के मोड में नहीं हैं, लेकिन इस वक्त मोदी सरकार पे जो प्रेशर है और उस प्रेशर के ज़ेरे असर आने के बाद एक जो जंगी जुनूनियत की कैफियत सामने आ रही है वो उकसा रही है कि किसी भी तरह पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाए। इस वक्त ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि अमरीकी डिफेंस सेक्रेटरी मार्क रूबियो, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमेरिका का ताकतवर तरीन शख्स है, उसने इंडियन एक्सटीरियर मिनिस्टर जयशंकर से भी बात की है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी फोन कॉल पे बात हुई है, जिसमें पहलगाम वाक़े की बात की जो सूरत-ए-हाल डेवलप हुई है उसके अंदर सोच विचार का जो है वो मशवरा इस वक्त मार्क रूबियो की तरफ से दिया गया है। लेकिन इस वक्त जो जंगी जुनूनियत इस वक्त इंडिया पे सवार है वो उसको किसी भी तरह से पीछे नहीं हटने दे रही और इस वक्त कैफियत ये है कि इंडिया उतावला होता जा रहा है कि किसी तरह इस जंग को शुरू किया जा सके। अब इस वक्त कैफियत यह है कि एयरफोर्स जो कि जंग के अंदर एक बहुत ही अहम रुकन मानी जाती है, यानी फिर एयर स्ट्राइक्स के जरिए किसी भी मुल्क को तस्खीर करना बहुत आसान हो सकता है। और इस वक्त इंडिया की जो एयर बैकबोन है वो 36 राफेल तैयारे हैं, जिसपे इस वक्त इंडिया बहुत ज़्यादा इतरा रहा है कि हमारे पास 4.5 जनरेशन के राफेल तैयारे जो कि फ्रांस से दरामद किए गए हैं गवर्नमेंट मुआहदे के तहत वो मौजूद हैं। लेकिन अब एक ऐसा मूव हुआ है जिसके बाद इंडिया की नींदें उड़ चुकी हैं। इन तैयारों को चलाने के लिए सोर्स कोड की ज़रूरत होती है, यानी फिर अगर आप इन तैयारों में नए हथियार या नए रेडार सिस्टम को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको सोर्स कोड की ज़रूरत होती है। और फिर इंडिया की तरफ से जब फ्रांस से ये सोर्स कोड मांगे गए तो फ्रांस ने इन सोर्स कोड को मुहैया करने पे मुकम्मल तौर पे माजरत कर ली है, यानी फिर वो राफेल तैयारे इंडिया में मौजूद तो हैं, ये
36 राफेल तैयारे जो कि इस वक्त इंडिया की अंबाला और हसीमारा एयरबेस से ऑपरेट करते हैं। अब ये तैयारे इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, लेकिन वो सोर्स कोड इसके पास मौजूद नहीं है जिसके बाद ये नए हथियारों को अपने साथ इंटीग्रेट कर सकें या लॉन्ग रेंज रडार सिस्टम को एक्टिवेट कर सकें। इस वक्त फ्रांस ने मुकम्मल तौर पे माजरत कर ली है कि वो ये सोर्स कोड इंडिया को फराहम नहीं करेगा जिनसे इन तैयारों की सलाहियत और ज़्यादा उजागर हो सके। यानी फिर अब इंडिया के पास यही चारा है कि वो तमाम ऐसे लोकली मेड मिसाइल्स जो कि या लोकली मेड वेपन्स जो कि इस जहाज़ के साथ अब तक इंडिया इंटीग्रेट कर सका है वही इस्तेमाल करे, और कोई भी एडवांस वेपनरी इस जहाज़ पे तब तक इस्तेमाल नहीं हो सकेगी जब तक फ्रांस की डसल्ट कंपनी इस तैयारे के सोर्स कोड इंडिया को फराहम नहीं करता। हैरत की बात यह है कि मेराज 2000 तैयारे जो कि फ्रांस से इंडिया ने 1980 में खरीदे थे, इस वक्त तकरीबन 45 साल गुजरने के बाद भी उन तैयारों के सोर्स कोड अब तक फ्रांस ने इंडिया को मुहैया नहीं किए। तो ये तैयारे तो इस वक्त इंडियन फ्लीट में शामिल हुए अभी चंद साल ही हुए हैं, और इस वक्त 45 साल पुराने सोर्स कोड रिसीव नहीं हुए, तो चंद साल पुराने सोर्स कोड राफेल तैयारों के कैसे रिसीव होंगे। इस वक्त इंडिया मुकम्मल तौर पे उतावला हो रहा है और किसी भी कीमत पर फ्रांस से वो सोर्स कोड हासिल करने की तगदो में लगा हुआ है, लेकिन डसल्ट और इसके साथ साथ जो फ्रांस की गवर्नमेंट है उसने मुकम्मल तौर पे नो कह दिया है। यानी ये तमाम सोर्स कोड इंडियन तैयारों के लिए, राफेल तैयारों के लिए फ्रांस से फराहम नहीं किए जाएंगे। अगर दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान के आर्सेनल में इस वक्त F-16 तैयारे मौजूद हैं, JF-17 थंडर तैयारे मौजूद हैं, इसके साथ साथ J-10C तैयारे भी पाकिस्तान के आर्सेनल में मौजूद हैं, और इसके अंदर जो कैपेसिटी है वो बियॉन्ड विजन जो मिसाइल्स होते हैं, बियॉन्ड विजन एयर टू एयर मिसाइल, वो ऐसे मिसाइल होते हैं जो कि हद्दे निगाह से दूर तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। इस वक्त JF-17 थंडर के साथ साथ J-10C तैयारे भी इन तमाम वेपनरी या इन तमाम मिसाइलों की टेक्नोलॉजी से लेस हैं, जबकि इसके साथ साथ जो F-16 तैयारे हैं तकरीबन 45 साल से पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी एयरफोर्स के अंदर कमीशन है, और इस वक्त हमारे पायलट जो हैं इन तैयारों को चलाने के अंदर बहुत ज़्यादा माहिर हो चुके हैं। तो एक तरफ से ये सुपरमेसी होगी जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को एक जो है वो अपर हैंड फराहम करेगी। दूसरा JF-17 थंडर के लिए यह है कि इसके अंदर किसी सोर्स कोड की जरूरत नहीं होती, पाकिस्तान के अंदर असेंबल किया जाने वाला ये तैयारा है और इसका मुकम्मल सॉफ्टवेयर और सोर्स कोड पाकिस्तानी इंजीनियर्स, पाकिस्तानी साइंसदानों की तरफ से बनाया गया है। तो फिर एक और अपर हैंड जो पाकिस्तानी एयरफोर्स को हासिल है वो ये है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स किसी भी किस्म की वेपनरी, किसी भी किस्म का रडार सिस्टम इन JF-17 थंडर्स में लगाकर इस्तेमाल कर सकती है और फिर राफेल तैयारों को धूल चटा सकती है। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पे हमारी ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो हमारे इस चैनल को लाइक और फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा, और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करते जाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो, नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।